नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे प्रश्न संख्या 26 से लेकर 50 तक। प्रश्न संख्या 26 से लेकर 50 तक आज की क्लास में हम करेंगे। 1 से लेकर 25 तक हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। EMRS TGT PGT हिंदी और NTA नेट की अभी दिसंबर माह में होने जा रही परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने 1000 प्रश्नों की श्रृंखला को चलाया है, जिसमें कि हम व्याख्या सहित प्रश्नों को करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारी परीक्षा की अच्छी से तैयारी हो जाए। देख लेते हैं प्रश्न नंबर 26। हिंदी साहित्य के आदिकाल को निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सिद्ध सामंत युग कहा है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को राहुल सांस्कृतायन जी ने सिद्ध सामंत युग कहा है। और अन्य विद्वानों के बारे में भी हम देख लेते हैं कि आदिकाल को और अन्य विद्वानों ने किस नाम से जाना है, आदिकाल का क्या नामकरण दिया है अन्य विद्वानों ने। तो आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है राहुल सांस्कृतायन जी ने। वीर गाथा काल कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दोहरे नामकरण की प्रक्रिया को अपनाया है, जिसमें उन्होंने आदिकाल को वीर गाथा काल भी नाम दिया है और आदिकाल नाम भी इन्होंने नहीं नकारा। उन्होंने कहा है आदिकाल का नाम आदिकाल भी हम कह सकते हैं और वीर गाथा काल इन्होंने नाम दिया ही है। चारण काल कहा है डॉक्टर गिरियेशन और राम कुमार वर्मा दोनों विद्वानों ने। और वीर काल नाम दिया है विश्व प्रसाद मिश्र ने। बीजवपन काल नाम दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। आरंभिक काल नाम दिया है मिश्र बंधुओं ने। प्रारंभिक काल नाम दिया है गणपति चंद्र गुप्त ने। और आदिकाल नाम दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। इस प्रकार से अन्य अलग अलग विद्वानों ने आदिकाल का नामकरण किया है, अलग अलग नामों से जाना है। अगर हम तथ्यों को बार बार रिवाइज करेंगे तो हमें पक्के याद हो जाएंगे और हमारे लिए परीक्षा में कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे और हम सही आंसर तक, बिल्कुल कॉन्फिडेंस तक, सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सारे प्रबंध लिखने वाले कवि निम्नलिखित में से कौन है? तो जो ये तीनों सूफी कवि है इन्होंने प्रबंध काव्य लिखे हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा उपयुक्त सभी। तो देख लेते हैं एक बार इनसे संबंधित और अन्य तथ्य। इन सभी विद्वानों ने प्रेम कथा का आधार मानकर सूफी अध्यात्म के सारे प्रबंध काव्यों की रचना की है। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, आप लोगों को पता है। हिंदू कवि इसमें कम है, 1-2 कवि रहे हैं हिंदू कवि जैसे कि ईश्वरदास, लेकिन जो अधिकांश कवि रहे हैं सूफी काव्य धारा के वे मुसलमान रहे हैं, लेकिन धार्मिक कट्टरता का इनमें अभाव है। इन कवियों ने सूफी मत के प्रचार प्रसार के लिए हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को अपने काव्य का विषय बनाया है। कई बार पूछ लिया जाता है सूफी काव्य धारा के अंतर्गत सूफी कवियों ने अपने काव्यों में किन को अपनी कहानियों का विषय बनाया है? तो आप लोगों को याद रखना है हिंदू घरों में प्रचलित प्रेम कहानियों को इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि मुल्ला दाऊद को माना जाता है, आप लोगों को पता ही है। अगर ये पूछ लिया जाए तो हिंदी का प्रथम सूफी कवि किसे कहा जाता है? तो मुल्ला दाऊद। अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार पूछ लिया जाए तो हिंदी का प्रथम सूफी काव्य वो है कुतुबुन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का सूफी का प्रथम कवि किसे माना है? तो कुतुबुन को माना है, जिसने रचना की थी मर्गावती की। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28। संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पहनिया टूटे बिसरी गयो हरि नाम। जो संतन को कहा सीकरी, ये जो पंक्ति है ये कुंभन दास जी की है। मैंने आपको बताया ही था कि कुंभन दास जी को सीकरी से जब बुलावा आया तो जब उन्होंने ये पंक्तियाँ की थी कि संतन को कहाँ सीकरी, जो संत होते हैं उनको सीकरी में क्या काम होता है। आते जाते तो उसकी पैरों की पदनियाँ ही टूट गई और उसके बाद बिसर गए हरिनाम, मेरे हरिनाम पर भी बाधा पड़ रही है। हरिनाम जो हरि का नाम ले रहा हूँ मैं, उसमें भी विदयन आ रहा है, इसलिए इन्होंने ये दोहा लिखा था कुंभन दास जी ने। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति पर पता चलता है कि कूट के सही उत्तर चुनिए? यानी कि ये 4 ऑप्शन दिए हुए इनमें
इस दोहे से संबंधित ये सही उत्तर हमें चुनने हैं। देख लेते हैं। संतन का गहन ईश्वर भक्ति भाव, संत द्वारा ऊंचे दरबार की उपेक्षा, संत का घोर अभिमान, संत की गरीबी की अवस्था। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें बी। तो इसमें एक और जो दो तथ्य दिए गए हैं, इसमें इसके जो ये पंक्ति दी गई है इसका सही अर्थ बताया है, भाव बताया है इसमें। बढ़ते हैं आगे। उपेंद्र नाथ का जो रचित जोक एक एकांकी है, किस प्रकार की एकांकी है? तो जोक जो एकांकी है उपेंद्र नाथ की, वो एक सामाजिक व्यंग्य एकांकी के रूप में प्रसिद्ध हुई है। देख लेते हैं तथ्य। जोक एक सामाजिक व्यंग्य हास्य व्यंग्य परक एकांकी रही है। इसमें बिन बुलाए मेहमान से शरद परिवार की व्यथा उखारी है, और हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा मौका आता है जब हम बिन बुलाए मेहमान से परेशान हो जाते हैं। आतिथ्य करने की हमारी सीमा होती है, पर किंतु शिष्टाचारवश उस व्यक्ति को यह भी नहीं कह पाता है कि वह वापस चला जाए। तो यही सभी कहानी इस जो एकांकी में दर्शाई है कि किस प्रकार से घर में बिन बुलाए मेहमान आ जाता है और फैमिली परेशान हो जाती है, वो जाने का नाम ही नहीं लेता। इसलिए इस तरह की कहानी इस जोक उपन्यास में दिखाई गई है, जोक एकांकी में दिखाई गई है भाई। इनमें से कौन सा विचारक मार्क्सवादी विचारक रहा है? तो इनमें से कौन विचारक ऐसा रहा है जो मार्क्सवादी रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर लुकाच, जॉर्ज लुकाच जो रहे हैं पाश्चात्य काव्य शास्त्र के प्रमुख विद्वान रहे हैं। ये मार्क्सवादी धारा के विचारक रहे हैं। जॉर्ज लुकाच मार्क्सवादी विचारक हैं। इनका प्रथम अवदान यथार्थवाद की मार्क्सवादी व्याख्या करना है। लुकाच के अनुसार जो ये कोटेशन दी गई है इसको देख लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकते हैं। मनुष्यता की संपूर्ण विरासत के प्रति मार्क्सवाद की गहन रुचि और संरक्षण की भावना है। ये जो कही है, मनुष्यता की पूर्ण विरासत के प्रति मार्क्सवाद की गहरी रुचि और संरक्षण की भावना है, जो ये कथन कहा गया, अगर परीक्षा में आ जाए तो ये ध्यान रखना है, जॉर्ज लुकाच ने कहा है। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 31, निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी आधारित है। किस पर आधारित है चीड़ों पर चांदनी? तो ये एक यूरोप प्रवास पर आधारित इनका यात्रा संस्मरण रचना रही है निर्मल वर्मा जी की। कई बार ये निर्मल वर्मा की चीड़ों पर चांदनी कई बार पूछी गई है परीक्षा में, तो आपको याद रखना है। चीड़ों पर चांदनी जो है निर्मल वर्मा द्वारा रचित यात्रा संस्मरण रचना है, जो कि यूरोप प्रवास पर आधारित है। देख लेते हैं तथ्य। निर्मल वर्मा का यात्रा संस्मरण चीड़ों पर चांदनी यूरोप प्रवास पर आधारित रचना है। इसमें वस्तुओं और स्थितियों के अतिरिक्त यूरोपीय देशों की कलात्मक उपलब्धियों का सुंदर आकलन इस रचना में किया गया है। बढ़ते हैं आगे। छुआछूत की शिकायत कविता का प्रकाशन कब हुआ? जो छुआछूत की शिकायत कविता है उसका प्रकाशन कब हुआ? तो उसका प्रकाशन हुआ 1934 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी की प्रथम दलित कविता छुआछूत की शिकायत 1934 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई। इसके रचयिता हीरा डोम है। ये याद रखना है कि वे छुआछूत की शिकायत के रचनाकार कौन है? हीरा डोम नई कविता है, और अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप इसका सही आंसर लगा सको। नई तो नहीं है, 1914 ईस्वी में प्रकाशित हुई है, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये एक नया क्वेश्चन बन सकता है। अछूत की शिकायत जो रचना है वो एक दलित कविता पर आधारित है। इस तरह भी प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, इनमें से दलित रचना कौन सी है या कौन सी नहीं है, दलित कविता पर आधारित कौन सी रचना है। तो इस प्रकार से अगर आप याद रखोगे कि ये दलित कविता रही है अछूत की शिकायत, जो कि हीरा डोम द्वारा रचित
कविता भोजपुरी बोली में लिखी गई है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से किस उपन्यास का संबंध अप्रवासी जीवन से है? तो किस उपन्यास का संबंध इसमें अप्रवासी जीवन से माना गया है? तो सही आंसर हो जाएगा लाल पसीना। लाल पसीना जो है वो अप्रवासी जीवन से संबंधित उपन्यास है। अभिमन्यु अनंत को मॉरिशस का प्रेमचंद भी कहा जाता है। इसके लेखक, लाल पसीना के लेखक कौन है? अभिमन्यु अनंत। इसको क्या कहा जाता है अगर ये पूछ लिया जाए परीक्षा में, मॉरिशस के का प्रेमचंद किस लेखक को कहा जाता है? वो है अभिमन्यु अनंत। लाल पसीना 1977 ईस्वी में उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास रहा है। इस उपन्यास में अप्रवासी भारतीयों के दर्द भरे जीवन का चित्रण इसमें किया गया है। और गांधी बोले थे 1984 ईस्वी। लाल पसीना की अगली कड़ी है आंदोलन एक बीघा प्यार, तीसरे किनारे पर जम गया सूरज, शेफाली नदी बहती है, वह बीच का आदमी, खरगोश इम्पोर्टेंट, खरगोश के चित्कार। खरगोश है एक प्रभाकर मार्चवे की रचना, लेकिन खरगोश के चित्कार अभिमन्यु अनंत की रचना है। तो आपको याद रखनी है कि इंसान और मशीन इत्यादि अभिमन्यु अनंत के उपन्यास हैं। जो ये सारे उपन्यास इसमें दिए गए हैं ये अभिमन्यु अनंत के लिखे गए उपन्यास है। तो आप लोगों को सभी को ध्यान रखना है। अगर परीक्षा में जो ये एक रचना इसमें दी गई है लाल पसीना, और ये जो लेकिन दरवाजा वे दिन जो है ये निर्मल वर्मा का है उपन्यास है। तो इन उपन्यासों को भी आपको ध्यान रखना है। जो जो तथ्य दिए गए हैं उनके लेखक कौन रहे हैं, किस उपन्यास के लेखक कौन रहे हैं, और जो पूछा गया है उससे संबंधित और उस रचनाकार से संबंधित और अन्य उपन्यास कौन से रहे हैं, इन्हीं सभी तथ्यों से प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार। स्त्री तव का मानचित्र किसकी रचना है? स्त्री तव का जो मानचित्र जो रचना है वो अनामिका जी की है। तो अनामिका जी से संबंधित हम और अन्य तथ्य देख लेते हैं। स्त्री तव का मानचित्र नारी विमर्श विषयक अनामिका की प्रसिद्ध रचना है। अनामिका हिंदी की कवित्री है। इन्हें हिंदी कविता में अपने विशिष्ट योगदान के कारण राजभाषा परिषद पुरस्कार, साहित्य सम्मान, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, केदार सम्मान पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। और सन 2021 में इनको उनके टोकरी में दिगंत, बिल्कुल नई रचना है भाई। करंट से प्रश्न अगर पूछ लिया जाएगा तो ये प्रश्न आने की बिल्कुल संभावना है, क्योंकि कई बार कई परीक्षाओं में आ भी चुका है। टोकरी में दिगंत जो है वो रचना किसकी है? तो अनामिका जी की ये रचना है, अनामिका लेखिका की, जो कि 2021 में टोकरी में दिगंत नामक काव्य संग्रह के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया। अगर ये पूछ लिया जाए तो 2021 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस लेखक को मिला? तो अनामिका जी को उसके जो उपन्यास रहा है टोकरी में दिगंत उपन्यास में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 35। भारतेंदु ने अपने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो भारतेंदु जी ने किस नाटक को नाट्य रासक व लास्य रूपक कहा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा नाटक को भारतेंदु जी ने नाट्य रासक या लास्य रूपक नाम दिया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी, कई बार सन भी पूछ लेते हैं, भारत दुर्दशा को नाट्य रासक एवं लास्य रूपक कहा है। यह हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक है। अगर ये पूछ लिया जाए तो हिंदी भाषा का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक कौन सा है? तो भारत दुर्दशा नाटक है। इसमें भारतवर्ष की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण और अंग्रेजी राज्य की परोक्ष निंदा की गई है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया है? इनमें से किस नाटक में जातिवाद की समस्या को उठाया है? तो आंसर हो जाएगा हमारा कोर्ट मार्शल, जो कि स्वदेश दीपक का नाटक है।
कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक का एक चर्चित नाटक है। इसमें जातिवाद समस्या को उठाया है। कैप्टन कपूर छोटी जाति के जवान रामचंद्र को घृणापूर्ण व्यवहार द्वारा मानसिक प्रताड़ना देता है और अतः रामचंद्र उस पर गोली चला देता है। उसका कोर्ट मार्शल होता है। वह मृत्युदंड स्वीकार कर लेता है। इस नाटक द्वारा यह संदेश दिया जाता है कि हमारे देश का हर क्षेत्र, जहाँ तक रक्षा विभाग, सेना भी जातिवादी मानसिकता का शिकार है। इस प्रकार और स्वदेश दीपक द्वारा लिखे गए 3 नाटकों का संकलन है कोर्ट मार्शल और अन्य नाटक। जो ये कोर्ट मार्शल और अन्य नाटक है, इसमें 3 नाटकों का संकलन दिया गया है। इन नाटकों में कौन कौन शामिल है? कोर्ट मार्शल, बाल भगवान, सबसे उदास कविता। कोर्ट मार्शल से हिंदी पाठक को तो परिचित रहे हैं, लेकिन अन्य नाटक भी इनके दिलचस्प रहे हैं। कोर्ट मार्शल जो नाटक है, इनका एक प्रसिद्ध नाटक रहा है और उसके साथ साथ जो ये अन्य रचनाएं भी दी गई है, ये भी स्वदेश दीपक के नाटक है। कोर्ट मार्शल के अलावा ये रचनाएं भी इनकी अधिक दिलचस्प रही है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 37। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम लगाइए। तो हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार उपन्यासों का सही क्रम देखना है। अज्ञे जी द्वारा रचित जो निबंध है, उपन्यास नहीं भाई सॉरी, निबंध संग्रह का हमें सही क्रम देखना है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले सही आंसर हो जाएगा हमारा आत्म नेपथ्य, जो कि 1960 ईस्वी में रचित है। फिर लिखी कागज कोरे, जो 1972 में है। गतन, जो 1977 में है। कहाँ है द्वारिका, 1982 में है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 38 की तरफ। निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। ये जो इस प्रकार के अनुक्रम वाले प्रश्न है, ये भाई NTA नेट में अवश्य पूछे जाते हैं। 5-6 प्रश्न है इस प्रकार के पूछ लिए जाते हैं। इसलिए हमने अपनी जो प्रश्नों की श्रृंखला है, उसमें EMRS के पाठ्यक्रम के अनुसार भी प्रश्नों को इंक्लूड किया हुआ है और NTA नेट से संबंधित जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनको भी हमने इस श्रृंखला में शामिल किया है। तो ये जो हमारी 1000 प्रश्नों की जो श्रृंखला चली गई है, एक एक प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंट है और इन प्रश्नों से मुझे उम्मीद है कि आपको परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी और आपकी तैयारी भी बेटर हो जाएगी। देख लेते हैं व्यंग्य रचनाओं का अनुक्रम। तो व्यंग्य रचनाओं का सही प्रकाशन अनुक्रम क्या रहा है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा सी। पहले आएगा भित्ति चित्र, फिर जीप पर सवार झिलियाँ, यत्र तत्र सर्वत्र और जो घर फूके आपना। इस प्रकार से जो ये रचना है, तो देख लेते हैं एक बार इसके किस लेखक की ये रचना रही है। भित्ति चित्र जो है रविंद्रनाथ त्यागी 1966 ईस्वी में। जीप पर सवार झिलिया शरद जोशी 1971 में। यत्र तत्र सर्वत्र शरद जोशी, जो कि 2000 ईस्वी की रचना है। जो घर फूके ज्ञान चतुर्वेदी की 2006 की रचना है। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम बताइए। इसमें उपन्यास दिए गए हैं और हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन उपन्यासों को देखना है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण उपन्यास होते हैं उन्हीं का क्रम पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट रचनाएं होती हैं उन्हीं को हम क्रम वाइज लगाने के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देख लेते हैं सही आंसर क्या हो जाएगा। इसमें सही आंसर हो जाएगा हमारा इसमें बी। पहले आएगा त्यागपत्र, फिर नदी के द्वीप, फिर तेरी मेरी, उसके बाद खंजर नैन। देख लेते हैं किस प्रकार से इनका क्या सन रहा है और किस विद्वान की ये रचना रही है। त्यागपत्र जो है जैनेन्द्र जी की 1937 ईस्वी में। उसके बाद उससे पहले जैनेन्द्र जी ने सुनीता की रचना की थी उपन्यास की, जो कि 1934 ईस्वी की रचना है। सुनीता जैनेन्द्र जी की ही रचना है, कई बार पूछ ली जाती है। जैनेन्द्र जी का भी जो रचनाएं होती है उनको भी क्रम वाइज लगाने में पूछ लिया जाता है। तो सुनीता
त्यागपत्र से पहले रचना आती है सुनीता। बढ़ते हैं आगे, देख ले। उसके बाद नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जो है अज्ञे की रचना है, जो कि 1954 में रचित है। फिर मेरी तेरी उसकी बात, जो ये है यशपाल की 1974 ईस्वी की रचना। खंजन नैन जो है अमृतलाल नागर 1981 की रचना है। खंजन नैन भी अमृतलाल नागर की रचना है और मानस का हंस भी अमृतलाल नागर की रचना है। खंजन नैन में इन्होंने सूरदास की जीवनी लिखी है और उसके मानस के हंस में उन्होंने तुलसीदास की जीवनी पर आधारित एक उपन्यास है। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 40। जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम क्या है? कवि दिए हुए हैं, उनके जन्म काल के अनुसार हमें ये क्रम वाइज लगाने हैं। तो देख लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। पहले आएगा बिहारी, जिनका जन्म 1595 ईस्वी में हुआ है। फिर चिंतामणि, फिर भूषण, फिर मतीराम। ये भूषण 2 बार आ गया भाई, इसको हम काट देते हैं। तो देख लेते हैं एक बार इनके सभी विद्वानों के जन्म। बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी, फिर चिंतामणि का जन्म हुआ 1609 ईस्वी, भूषण का जन्म हुआ 1613 ईस्वी में, फिर मतीराम का जन्म हुआ 1617 ईस्वी। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 41। भगवती चरण वर्मा के निम्नलिखित उपन्यासों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम बताइए। भगवती चरण वर्मा के उपन्यास भी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो देख लेते हैं, सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा, सीधी सच्ची बातें। तो देख लेते हैं, टेढ़े मेढ़े रास्ते जो भगवती चरण वर्मा का जो उपन्यास है 1946 ईस्वी, भूले बिसरे चित्र 1959 ईस्वी, सामर्थ्य और सीमा 1962 ईस्वी, सीधी सच्ची बात 1968 ईस्वी। इस प्रकार से भगवती चरण वर्मा के उपन्यासों का क्रम हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 42। एक सेकंड रुक जाओ भाई। निम्नलिखित में से कौन सी उक्ति निबंधकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नहीं है? इसमें से ये बताया गया है कि इनमें कौन सा कथन या कौन सी उक्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल निबंधकार की नहीं दी गई है। तो देख लेते हैं, हृदय प्रचार का सम्मार्गस्तम काव्य है, जो ये उक्ति है ये रामचंद्र शुक्ल की है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, कई बार परीक्षा में पूछी भी गई है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, ये किसने कहा? और ये जो पंक्ति है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है, ये भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पंक्ति है, इम्पोर्टेंट पंक्ति है। ये दोनों की दोनों कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो ये जो उक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की उक्तियाँ हैं। हृदय प्रचार का सम्राक्षतम काव्य है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, धर्म की रसात्मक अनुभूति का नाम भक्ति है। जो ये तीनों की तीनों उक्तियाँ हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। लेकिन जो ये एक सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। काव्य का अखंड तत्व या शक्ति है, इसकी गति अमर है, ये जो उक्ति कही है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा बी। इनमें से कौन सी एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की है? भुवनेश्वर प्रसाद की जो एकांकी है वह भी इम्पोर्टेंट है। तो स्ट्राइक जो है एकांकी है वो भुवनेश्वर प्रसाद जी की है। स्ट्राइक एकांकी भुवनेश्वर प्रसाद की एक एकांकी है। और राजपूत की हार, सुदर्शन, लक्ष्मी का स्वागत इम्पोर्टेंट है भाई। एक सेकेंड में, राजपूत की हार जो है सुदर्शन की है, लक्ष्मी का स्वागत उपेंद्र नाथ हंस की है, सबसे बड़ा आदमी भगवती चरण वर्मा की एकांकी है। ये भी आपको याद रखनी है, क्योंकि बार बार एक तथ्य को आप बार बार पढ़ोगे तभी आपको याद होगा। अगर हमारे प्रश्नों में अगर प्रश्न बार बार आते हैं तो वही रिवीजन के लिए आपको उनकी रिवीजन होगी और जल्दी जल्दी आप उन प्रश्नों का सही आंसर लगा पाओगे, क्योंकि परीक्षा में समय भी कम होता है। इसलिए बार बार रिवीजन कर के प्रश्नों को आप लोगों को पक्का करना है, ताकि परीक्षा में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। बढ़ते हैं आगे, प्रश्न संख्या 44। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र ग्रंथ
के रचनाकार कौन रहे हैं? तो सही आज आंसर हो जाएगा हमारा भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र की जो जीवन चरित्र ग्रंथ है, एक प्रकार की जीवनी है, इस ग्रंथ के रचनाकार रहे हैं राधा कृष्ण दास जी। देख लेते हैं तथ्य। भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र 1904 ईस्वी में जीवनी ग्रंथ के रचनाकार जो है राधा कृष्ण दास रहे हैं। ये भारतेंदु मंडल के लेखक तथा सरस्वती जो कि 1900 में प्रकाशित हुई सरस्वती पत्रिका के संपादन मंडल के सदस्य भी रहे। और राधा कृष्ण दास ने निशाय हिंदू 1890 ईस्वी उपन्यास तथा दुख निभाला 1880 ईस्वी, महारानी पद्मावती जो है 1883 ईस्वी, राजस्थान केसरी तथा महाराणा प्रताप 1897 ईस्वी नामक नाटकों की रचना भी की है। तो जीवनी के अतिरिक्त राधा कृष्ण दास ने इन नाटकों और उपन्यासों की रचना की है। आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एक राधा कृष्ण दास का ही एक उपन्यास रहा है महाराणा प्रताप इसी तरह का एक उपन्यास है, वो भी प्रसिद्ध है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो आप लोगों को राधा कृष्ण दास जो कि भारतेंदु जी के फुफेरे भाई रहे हैं, इनकी रचनाओं को ध्यान रखना है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 45। इनमें से कौन शिशु संवेदना की कहानी नहीं है? इनमें से ये बताना है कि शिशु संवेदना पर आधारित कहानी इनमें से कौन सी नहीं है। तो नादान दोस्त जो है शिशु संवेदना पर आधारित कहानी नहीं है। नादान दोस्त, चोरी और काजरी शिशु संवेदना की कहानी, सही आंसर हो जाएगा हमारा। देख लेते हैं इस प्रश्न का तथ्य। गोविंद नारायण मिश्र ने विभक्ति विचारक नामक पुस्तक की रचना की है। इसमें इन्होंने हिंदी के विभक्तियों को शुद्ध बताते हुए उन्हें मिलाकर लिखने की भी सलाह दी है। ये सारसुधा निधि पत्र में समसामयिक साहित्यिक लिखा करते थे। कौन? गोविंद नारायण मिश्र जी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पंडित गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को समास अनुप्रास के गुथे शब्द गुच्छों का अटला कहा है। अगर परीक्षा में ये पूछ लिया जाए कि ये जो कथन है ये किस विद्वान का है कि समास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटला है, ये जो गोविंद मिश्र के रचनाओं के संबंध में, गद्य के संबंध में किसने कहा है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 47। काव्य सर्जन एक प्रकार की ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है प्लेटो का। ये टाइपिंग मिस्टेक है भाई, प्लेटो है ये, जो कि एक पाश्चात्य विद्वान रहे हैं प्लेटो के अनुसार काव्य सर्जन एक प्रकार का ईश्वरीय उन्माद का परिणाम है। अगर ये डायरेक्ट ये कथन दे दिया जाए ये कथन किसका है, तो किसने कहा है ईश्वरीय उन्माद का परिणाम काव्य सर्जन को? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा प्लेटो। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 48। जादुई यथार्थवाद शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया है? तो जादुई यथार्थवाद का प्रयोग सबसे पहले फ्रेंच रोह ने किया है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा डी, फ्रेंच रोह। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 49। इनमें से कौन मार्क्सवादी विचारधारा का नहीं है? इनमें से कौन सा जो विद्वान है वो मार्क्सवादी विचारधारा का नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा जोसेफ एडिसन वास्तव में कला साहित्य के चिंतक रहे हैं। इन्होंने नाटक भी लिखे हैं, पर उनकी मूल ख्याति निबंधकार के रूप में हुई है। निबंधकार के रूप में इनकी मूल ख्याति हुई है। जो जोसेफ एडिसन ने अपने लेख प्लेजर्स ऑफ इमेजिनेशन की कल्पना पर विस्तार से विचार भी किया है। और जॉर्ज लुकाच, राल्फ फॉक्स और क्रिस्टोफर कार्डवेल आदि जो ये मार्क्सवादी विचारक रहे हैं, ये तीनों के तीनों जो विचारक रहे हैं ये मार्क्सवादी विचारधारा के विचारक रहे हैं। आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर ये पूछ लिया जाए इनमें से मार्क्सवादी विचारधारा का विचारक कौन है, तो आप लोगों को इन तीनों का नाम याद रखना है। बढ़ते हैं आगे।
प्रश्न संख्या 50। प्रश्न संख्या 50 को देख लेते हैं। महादेवी वर्मा जी की किस कीर्ति में जीव जंतुओं और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है। तो हमने ये तथ्य कई बार पढ़ चुके हैं हम। जो महादेवी वर्मा की जो रचना है मेरा परिवार में उन्होंने मेरे परिवार में महादेवी जी के 7 रेखा चित्र है, जिसमें कि उन्होंने जो मोर, गिलहरी के छोटे छोटे बच्चे, हिरण, शावक, खरगोश, गाय आदि पशु पक्षियों के जीवन से संबंधित है। और जो पथ के साथी है उन्होंने समकालीन जो लेखकों पर आधारित उनकी संस्मरण लिखे हैं। समकालीन रचनाकारों पर आधारित रचना की है उन्होंने, उनके बारे में उन्होंने बताया है। बढ़ते हैं आगे। स्मृति की रेखाएं और अतीत के चित्र भी महादेवी वर्मा की प्रसिद्ध रचना है। इस प्रकार से हमने 50 प्रश्नों को व्याख्या सहित किया है। मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार से तथ्यों को करने से, आप बार बार रिवाइज करने से आपको अधिक लाभ मिलेगा परीक्षा में, और आप बिल्कुल प्रश्न को कॉन्फिडेंस के साथ कर पाओगे। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। इसी प्रकार हम अपनी हिंदी संबंधी परीक्षाओं की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए हर रोज़ एक क्लास आपके सामने लेकर के मैं आती हूँ। मैं कोशिश करूँगी कि आपको अधिक से अधिक कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, अधिक से अधिक प्रश्नों को हम हल कर सके, ताकि हमारी परीक्षा में अधिक से अधिक हमें इन प्रश्नों के माध्यम से लाभ प्राप्त हो। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। थैंक यू, धन्यवाद।